नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, 14 दिसंबर 2020 से कई सारे अहम वाक़यात हुए हैं। सूरज ग्रहण के अलावा जो सबसे अहम तरीन वाक़या है वो ये है कि अमेरिका ने तुर्की के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा दी हैं, और ये एक इस शायद तुर्की इसकी तवक्को नहीं कर रहा था कि जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये पाबंदियाँ लगाएंगे, लेकिन उन्होंने ये पाबंदियाँ लगा दी हैं। हुआ यूँ है कि इस पे लारा जैक्स एक बहुत अहम तजिया निगार हैं, दिफाई तजिया निगार हैं अमेरिका में। उन्होंने इसके ऊपर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव कॉलम भी लिखा है। 14 दिसंबर 2020 अमेरिका ने तुर्की पे पाबंदियाँ लगा दी और पाबंदियों की वजह रूस के S-400 मिसाइल को करार दिया है। पाबंदियां आयद करते हुए अमेरिका ने कहा है कि S-400 मिसाइल का नेटो से कोई मुवाजना नहीं है, ये एक मुतजाद दिफाई प्रोग्राम है और इससे यूरो अटलांटिक अलायंस को ख़तरा लाहक है। इन पाबंदियों का ऐलान स्टेट डिपार्टमेंट ने किया है और इन पाबंदियों का हदफ तुर्की का हथियारों की खरीदारी का सेक्टर है। रूस और तुर्की के अहकाम बाला ने इन पाबंदियों की मज़म्मत की है। याद रहे कि अमेरिका पहले ही F-35 फाइटर जेट, जिसे स्टेल्थ भी कहते हैं, की खरीदारी से तुर्की को बेदखल कर चुका है और उसकी वजह भी उसने S-400 मिसाइल की खरीदारी को ही करार दिया था। अमेरिका मुख्तलिफ मौके पर तुर्की को आगाह कर चुका था कि S-400 मिसाइल की खरीदारी अमेरिकी दिफा, अमेरिकी फ़ौजी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी फ़ौजियों के लिए ख़तरा है। मज़ीद ये है कि तुर्की की इस खरीदारी से रूस माली तौर पर मजबूत होगा और साथ ही साथ उसको तुर्की की मुसल्लह फ़ौज तक रसाई हासिल हो जाएगी और दिफाई सनत तक भी। अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा है कि तुर्की ने फैसला करना है कि उसने S-400 मिसाइल प्रोग्राम की खरीदारी को जारी रखना है और मिसाइल टेस्ट के सिलसिले को भी जारी रखना है, या फिर नेटो के मुतबादिल दिफाई निज़ाम पर इत्तफाक करना है और अपनी दिफाई ज़रूरियात को इन्हीं में से पूरा करना है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुर्की जल्द अमेरिका के साथ S-400 की वजह से जो तनाज़ा पैदा हुआ है उसको हल कर लेगा। तुर्की हमारा एक अहम इत्तेहादी और ख़ित्ते में हमारा एक अहम दिफाई शराकतदार है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर कहते हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात और ताउन कई दहाइयों पर मुहित हैं। जितना जल्द मुमकिन हो तुर्की S-400 मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करे। अमेरिकी पाबंदियों का बराह रास्त हदफ तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्रीज डायरेक्टोरेट प्रेसिडेंट इस्माइल देमीर और 3 आला अफसरान हैं। अमेरिका ने उनके मिसाइल एक्सपोर्ट लाइसेंस बैन कर दिए हैं और अमेरिका में जो उनके असासे हैं उनको भी फ्रीज कर दिया है। इन पाबंदियों में तुर्की ने यह मौका इख्तियार किया है कि अमेरिका अपने इस गैर मुनसिफाना फैसले पर नज़रसानी करे और कहा कि तुर्की नेटो का इत्तेहादी होने की हैसियत से मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए हल तलाश करने के लिए तैयार है। याद रहे कि तुर्की नेटो में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्मी जो है वो नेटो में तुर्की की ही है। तुर्की की बहुत बड़ी अहमियत है नेटो में। नेटो एक अलायंस है जो 1949 में कायम हुआ था, उस वक्त के यूनाइटेड सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, ताकि क्योंकि जिस तरीके से वो नज़रियाती तौर पर फैल रहा था और उसकी जो जोग्राफिया था वो बड़ा हो रहा था और मुल्क उसके अंदर दाखिल हो रहे थे उस अलायंस में, तो कम्युनिज्म को रोकने के लिए ये नेटो जो है ना उसको तश्कील दिया गया था। फिर इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई, बहुत सारे मामला हुए, लेकिन आज भी तुर्की की बहुत बड़ी अहमियत है नेटो में। तुर्की वज़ारत ख़ारजा ने यह तंबीह भी की है कि इन अमरीकी पाबंदियों का इंतहाई ख़तरनाक मनफी असर आपसी ताल्लुकात पर पड़ेगा और तुर्की मुनासिब वक्त और मौजू अंदाज में जवाबी कार्रवाई करेगा। तुर्की ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि यह S-400 मिसाइल सिस्टम तब खरीदा गया जब अमेरिका ने अमेरिकी साख के पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करने से इनकार कर दिया था तुर्की को। तुर्की हकाम बाला ने इस अमर की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि एक और नेटो के इत्तेहादी यूनान ने भी S-400 मिसाइल खरीदे हैं, जिसपे अमेरिका और नेटो को कोई तशवीश नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि यूनान ने वो मिसाइल प्रोग्राम जो है S-400 वो रशिया से बराह रास्त नहीं खरीदा बल्कि साइप्रस के जरिए खरीदा है। तुर्की ने रूसी साख्ता S-400 मिसाइल प्रोग्राम पे $2.5 अरब इन्वेस्ट कर दिए हैं और अपनी मुसल्लह अफवाज के अरकान को तरबियत के लिए रूस भेजा। तुर्की ने 100 अमरीकी F-35 फाइटर जेट खरीदने का मुआहदा भी
पे भी दस्तखत कर दिए थे अमेरिका के साथ, और F-35 प्रोग्राम में बहुत बड़ी सरमायाकारी भी कर दी थी। मजीद ये कि तुर्की कंपनियों ने F-35 जेट के 937 मुख्तलिफ पार्ट्स भी तैयार करने शुरू कर दिए थे। अमरीकी दिफाई माहिरीन का कहना है कि S-400 मिसाइल खित्ते में नेटो के फ़िज़ाई निज़ाम का मुतज़ाद है और ये उसके साथ सिंक्रोनाइज और हार्मोनाइज्ड नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में ये रूस की टेक्नोलॉजी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अमरीकी दिफाई माहिरीन का यह भी कहना है कि वो नहीं चाहते कि F-35 और S-400 मिसाइल सिस्टम करीब करीब हों, क्योंकि इन्हें खौफ है कि इस तरह रूसी टेक्नीशियंस को F-35 की हसास टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हो सकती है। दरअसल ये जो जंग है, ये जो अभी जो सैंक्शंस लगी हैं, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। जैसे ये कि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अमेरिका इजराइल को और यहूदियों को बहुत ज़्यादा खुश करना चाहता है। अगर वो ये पाबंदियां ना भी लगा रहा तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। उसने इस बात का भी, ये जो तुर्की ने ये कहा कि जी हमने तो ख़रीदना चाहे थे आपके पैट्रियट मिसाइल, आपने दिए नहीं। तो वो कहता है ये मेरा कसूर नहीं है, तो बाराक ओबामा ने उसको सेल करने से इनकार किया था, ये तो उसकी गलती है। तो पीछे बैठे हुए डेमोक्रेट्स और कांग्रेस जो है, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने पहले ये बिल पास कर दिया था ये कि किसी तरीके से इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं। लेकिन ये 2017 का वाक़या है जब उसने S-400 मिसाइल खरीदे थे रशिया से। आज जाके उसको पेट में मरोड़ उठाया डोनाल्ड ट्रंप को और उसने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उसकी वजह यह है कि इजराइल नहीं चाहता कि मुसलमान ममालिक में किसी भी तरीके से मजबूत पोजीशन हो। किसकी? तुर्की की। एक बात। दूसरी बात यह है कि F-35 जो फाइटर जेट है ये इजराइल के पास भी हैं, तो उन फाइटर जेट्स को ख़तरा है इस मिसाइल प्रोग्राम से। तो पाबंदियां लगाना भी मकसूद है, इसके साथ साथ थोड़ा सा पुश करना और दीवार से लगाने की भी मकसद है रूस को। F-35 फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? ये ऐसा क्या, ये अमेरिका का, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा। और रशिया की जो मिसाइल है S-400, उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी एक कंप्रिहेंसिव टेक्निकल वीडियो करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बस यूँ समझ लीजिए कि F-35 के ऊपर बड़ा फ़ख्र, बड़ा बगरूर, बड़ा मान था अमेरिका को भी और इजराइल को भी, जबकि रशिया ने एक ऐसा मिसाइल प्रोग्राम दुनिया में मुतारफ़ करवा दिया और प्रैक्टिकली साबित कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया उसका प्रैक्टिकल हो गया, वो प्रैक्टिकेबल भी है, कि जिसके तहत S-400 मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिकन फाइटर जेट F-35 को गिराने की सलाहियत रखता है। और अमेरिका की अभी तक जितनी भी उसने एयरफोर्स की मद में जितनी भी तरक्की की है, वो उस सारी की सारी तरक्की और सारी एडवांसमेंट को रशिया के S-400 प्रोग्राम ने, मिसाइल प्रोग्राम ने जो है ना, वो सिफर कर दिया है। ये वो बात है, ये वो नाकामी है जिसको वो तस्लीम नहीं करना चाहता। वो चाहता है, मैं बदमाशी चाहता है कि नहीं अब आप मेरी मर्जी का पहलवान मेरे मुकाबले पे उतारेंगे। ऐसे तो नहीं होता ना दुनिया में। अब अल्लाह ने उसके ऊपर करम किया है रशिया के ऊपर, और उसने ये टेक्नोलॉजी उसके अलावा किसी और के पास है नहीं ये टेक्नोलॉजी। F-35 जेट तैयारा जो है ये लॉकहेड मार्टिन नामी एक कंपनी ने तैयार किया है, और इसके 3 वेरिएंट्स हैं। इसका पहला वेरिएंट जो है वो F-35A है जो 2006 में तैयार हुआ। इसका दूसरा मॉडल है F-35B, ये 2015 में तैयार हुआ। तीसरा है F-35C, ये 2019 में तैयार हुआ। अब तक कंपनी 600 के करीब ये जेट बना चुकी है, और इसकी जो प्रोग्राम कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $500 बिलियन है, जो 244 तक के मुतालिक बता रहा हूँ मैं आपको। और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो F-35A जो है वो $78 मिलियन US डॉलर का है। ये कॉस्ट बता रहा हूँ, इसकी एक्सपोर्ट प्राइस नहीं बता रहा। F-35B जो है वो $101 मिलियन का है, US डॉलर का है। और F-35C जो है ये $94 मिलियन US डॉलर का है। एक्सपोर्ट प्राइस ऑलमोस्ट दुगनी है इससे। इसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें पाई जाती हैं। एक ही वक्त में फाइटर भी है, एक ही वक्त में सर्विलेंस भी करता है, एक ही वक्त में जासूसी भी करता है। और इसके अंदर ये एक नॉर्मल रनवे पे टेक ऑफ करने की भी इसके अंदर जो सलाहियत है वो जैसे कि F-35A में है। लेकिन एक ऐसे भी इसके जहाज़ हैं जो बहरी बेड़े पे बहुत छोटे से रनवे के ऊपर हवा में फ्लाई कर जाते हैं। और ये हेलीकॉप्टर की तरह, इसी तरह जैसे हम बताएं यूके का एक जहाज़ है हैरियर, वो भी इसी तरह ज़मीन से सीधा खड़े खड़े हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर को उड़ जाता है।
और इसी तरह ये टेक ऑफ भी और लैंड है, और इसी तरह ये टेक ऑफ भी और लैंड भी इसी तरह कर जाता है। इसकी बस ये एक अल्लाह पाक, मैं अभी क्या कहूँ, वो हिंदू था हरी लाला, पता नहीं जिंदा है चला गया इस दुनिया से, उसने मुझे, बहुत कमाल के इंजीनियर थे, उनकी सारी ज़िंदगी जो है शिपिंग लाइन में गुजरी, पूरी दुनिया के सफ़रों में गुजरी। उन्होंने मुझे कहा बेटा ये जो शिप होता है ना, इसकी चलने की जो बुनियादी थीम है ना, जो बुनियादी इंजीनियरिंग है वो ये है, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आप एक बोल्ट के ऊपर नट को चढ़ाते हो, तो जब आप नट को चढ़ाते हो तो नट पीछे की तरफ आ रहा होता है और बोल्ट जो है वो आगे की तरफ निकल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जहाज शिप के आगे एक फैन लगा हुआ होता है, नीचे पानी के अंदर डूबा हुआ, वो फैन जो चलता है वो पानी को काटता है और वो पानी को बोल्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और नट को, और जो फैन को नट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब वो फैन जो है पानी को काटता है पीछे की तरफ तो शिप आगे को जाता है। तो जेट जो तैयारे होते हैं इनके अंदर भी यूं ही होता है कि इसके जो विंग्स में फैंस लगे हुए होते हैं, इन फैंस के अंदर ये मोटराइज्ड होते हैं, तो ये हवा को बड़ी तेजी से अंदर की तरफ खींचते हैं, फिर इसको अंदर जाके कंप्रेस करते हैं, 2-3 प्रोसेस में से गुजार के जब ये हवा पीछे की तरफ फेंकते हैं तो जहाज आगे की तरफ जाता है, हवा बोल्ट बन जाती है और जो जहाज के फैंस होते हैं विंग्स में लगे हुए या उसके सामने बिल्कुल हेड पे जो लगा हुआ होता है वो नट बन जाते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी एनिमेटेड मूवीज़ भी आपको यूट्यूब पे नज़र आ जाएंगी अब, लेकिन बुनियादी थीम ये समझ जाइए, बाकी इधर हो रहा है उधर हो रहा है ऊपर चढ़ रहा है नीचे जा रहा है, ये कोई इतनी बड़ी क़यामत की बातें नहीं होती। तो अब ये तो मैंने आपको ये जो हमारा F-35 जेट फाइटर है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये साइज़ में बड़ा है, ये इसकी प्रोडक्शन स्लो है, इसके मतलब अभी तक ये किसी को टाइम पे इसकी प्रोडक्शन नहीं दे सके, और जब से बना है अभी तक एक जापान में, और हर साल लगभग 2006 से लेकर अभी तक लगभग 15-20 जहाज जो है वो एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। भाई बहुत ही कमाल की इतनी हसासियत से जिस तरीके से उन्होंने छुपा छुपा के इस दुल्हन को रखा है, दुल्हन में इतने गुण नज़र नहीं आ रहे। और S-400 मिसाइल सिस्टम, ये इस हमें असल में अभी ये नहीं मालूम कि क्रूज मिसाइल क्या होता है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, गाइडेड मिसाइल क्या होते हैं और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं। बुनियादी थीम समझ जाइए कि आपको सुन के शायद खुशी हो, होनी तो चाहिए खुशी, कि दुनिया में मिसाइल का पहला तजर्बा, पहला तस्वुर और पहला मिसाइल जो था वो टीपू सुल्तान ने बनाया था। उसके बाद इसके ऊपर पूरी दुनिया में काम हुआ और जो बरतानवी हुकूमत थी, फौज थी, वो यहाँ से वो मैसूर से वो उसके मॉडल्स और उसका वो जो बाकायदा जो उसके मिसाइल थे वो निकाल के ले गई थी। इससे पहले दुनिया मिसाइल की टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं थी। रशिया का इसके ऊपर बहुत बड़ा काम है, रशिया 1962 से इसके ऊपर काम कर रहा है, साम मिसाइल की ही एक वर्जन है ये, और उनका इस तरह का डेडिकेटेड काम है कि अभी तक इस टेक्नोलॉजी को कोई पहुंच नहीं सका है। हमें ये नहीं पता बैटरीज किसको कहते हैं, आमतौर पर ये लोग समझते हैं कि ट्रक के ऊपर 4 ट्यूब्स लगी हुई होती हैं और वो 4 ट्यूब से जो मिसाइल जो है वो फायर हो जाता है और वो जाके टारगेट पे लग जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक यूनिट होता है, 7-8 व्हीकल्स को मिला के एक इस यूनिट को बैटरी कहा जाता है। इसको मैं डिटेल में बयान करूंगा, आप ये ख्याल फरमा लीजिए कि ये इस तरह का मिसाइल है जो 1 सेकंड में 4.8 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे में 17,000 किलोमीटर के सफर तय कर लेता है, और ये अपने टारगेट को 600 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है, और ये ऑपरेशन के लिए 35 सेकंड के अंदर अंदर रेडी हो जाता है। और इसको इस्तेमाल करते हुए जब इसको ओवरहालिंग की ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले 10,000 घंटे वर्किंग के ये गुजारता है, उसके बाद इसको ओवरहालिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी सर्विस लाइफ जो है वो लगभग 20 से 25 साल है। तो अच्छा, इसके अलावा ये किन किन को निशाना बना सकता है, ये समझदारी से समझ जाइए कि ये एक ही वक्त में 80 टारगेट्स को निशाना कर सकता है। किन किन को आसानी से टारगेट कर सकता है वो है, जितनी भी मैं जहाज़ों का नाम ले रहा हूँ वो सुन लीजिए, B-2, B-52H, FB-111, EF-111A, EA-6, TR-1, E-3A, E-2C, फाइटर प्लान्स में F-15, F-16, F-35 और F-22, इन सब को ये कामयाबी से आसानी से टारगेट करता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को भी कामयाबी से टारगेट करता है, ये अमेरिकन मिसाइल्स हैं।
और इसका जो सिस्टम रिस्पॉन्स करता है वो 9 से 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स कर देता है। और इसका जो प्राइस यूनिट है एक बटालियन का, एक बटालियन में जो उनकी ज़रूरत पड़ती है वो 7 से 8 लॉन्चर्स होते हैं, यानी कि 7 से 8 बैटरीज। इसकी जो कीमत है वो $200 मिलियन है, US डॉलर। तो बुनियादी तौर पे एक ऐसी पार्टी खड़ी हो गई है अमेरिका के सामने जो एडवांसमेंट में अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे है। सवालिया निशान लग गया है सारी दुनिया के फाइटर जेट्स के ऊपर कि इनको बचाया कैसे जाए। अब जब किसी के ऊपर आप इन्वेड करें, जब किसी को स्ट्राइक करेंगे तो आप आपको उस जहाज़ को अपने को कैसे बचाएंगे, अपने पायलट को कैसे बचाएंगे और वो मिशन कैसे मुकम्मल करके आएंगे। ये मुमकिन नहीं रहा। अब इसमें बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर दी हैं रशिया ने। रशिया कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। रशिया जब टूटा था 1991 में तो उसके पास 25,000 एटम बम थे। रशिया दुनिया का आज भी सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया खाली ये क्रूज ये साम मिसाइल या S-400 मिसाइल ही नहीं बनाता, इसकी और बहुत सारे ऐसे फौजी इक्विपमेंट्स हैं जिनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है। दरअसल ताकत का तवाज़न, बिगड़े हुए तवाज़न को अमेरिका तवाज़न कह रहा था, कुदरत उसमें तवाज़न पैदा करना शुरू हो गई है अब। और अमेरिका की दस्तरस में नहीं है कि वो अपनी सुप्रीमेसी को और अपनी चुदराहट को और अपनी बदमाशी को पूरी दुनिया पे कायम रख सके। दरअसल S-400 मिसाइल प्रोग्राम तो इससे भी ज्यादा एडवांस पे चला गया, S-500 पे भी चला गया है अब वो। और अमेरिका जितने मर्जी घोड़े खोले, जो मर्जी कर ले, वो ये टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, ना वो ये बना सकता है। उसने अपने आप को जिस चीज में खपाया है वो इसी तरह के फाइटर जेट्स बनाने में खपा दिया है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में सब दिफाई तजिया निगारों ने, सियासतदानों ने, माहिरीन ने और बहुत सारे दानिशवरों ने इसके ऊपर 2006 से मुसलसल स्टेल्थ के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है, हर हवाले से, हर लिहाज से। BCU इसके अंदर खामियां हैं। तो ये जो पाबंदियां लगाई हैं इन्होंने तुर्की के ऊपर, इन पाबंदियों से नताइज जो अमेरिका हासिल करना चाहता है वो नहीं हासिल होंगे। जो इजराइल नताइज हासिल करना चाहता है वो नताइज हासिल नहीं होंगे। और रशिया इन मिसाइल को तुर्की नहीं खरीदेगा तो कोई और, सारी दुनिया इसको खरीदेगी। इसके पास माल दौलत पैसा आना ही आना है। इसके पास तेल के बहुत सारे ज़खायर हैं। इसने जिस तरीके से रशिया में समझदारी से प्यूटिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को और ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो रिवाइवल किया है और उसको इज्जत दी है और उसको सर आंखों में बिठाया है और उनको हर तरह की आज़ादी दी है, यह रशिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। रशिया एक नजरियाती मुमलिकत बन गया है। रशिया एक ऐसा अलायंस बनाने की तरफ जा रहा है जो कि अमेरिका, बरतानिया और इजराइल के शैतानी अलायंस के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, हो चुका है। रशिया चाइना के साथ मिलकर ये अलायंस बना रहा है। रशिया आर्मीनिया, चाइना, तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये अलायंस बना रहा है और बनाएगा। और ये अल्लाह की तरफ से एक दिफाई लाइन है, यूं समझ लें एक। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वक्त से पहले अमेरिका को गर्क कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। और इससे भी अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है वो हरफ आखिर नहीं है। इस दुनिया में और कुव्वतें उभर रही हैं, नमूदार हो रही हैं और उफक पे आ रही हैं, मुतारफ हो रही हैं और छा रही हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में और डिफेंस प्रोडक्शन में अमेरिका से और दूसरी ताकूती कुव्वतों से काफ़ी आगे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।